तो ये वीडियो रहने वाली है आज हुए UFC 322 कार्ड की रीकैप वीडियो, जहां पर ओवरऑल अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं तो मेन और को मेन इवेंट को अगर हटा के देखें तो ये कार्ड बहुत ज्यादा इंसेन कार्ड जा रहा था। आई मीन यहाँ पर नॉकआउट, वहां पर नॉकआउट, बहुत सारी फाइट्स में हमें फिनिशेस देखने को मिले और जो फाइट्स फिनिश भी नहीं हुई वो भी तुम बोल सकते हो वॉर जारी थी। और स्पेशली मेन कार्ड की जो पहली की 3 फाइट्स हुई वहां पर जो नॉकआउट्स देखने को मिले वो कार्ड को बहुत अच्छा बना देते हैं। अब ऑब्वियसली मेन और को मेन इवेंट ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं गई थी। यहां पर हमने पूरे 50 मिनट्स फाइट को देखा है और मेजॉरिटी वहां पर ग्रैपलिंग हुई, जहां पर ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। तो तुम बोल सकते हो लेस एंटरटेनिंग थी ये दोनों फाइट्स, बट ओवरऑल मेरे ओपिनियन में फिर भी ये कार्ड ग्रेट किया है। ऑल्सो इसके साथ इस कार्ड में 3 अनडिफीटेड फाइटर्स फाइट कर रहे थे, जिसमें 2 विन करते हैं, यानी कि मेन कार्ड में माइकल मोरालेस और अर्ली प्रीलिम कार्ड में बाइजन गुरसुसुरकाएव, ये दोनों फाइटर्स नॉकआउट से विन करते हैं। वेरेस जो बीट हुआ है यानी कि प्रीलिम कार्ड का फाइटर मैल्कम वेलमेकर, उसने जो लॉस लिया है वो काफी शॉकिंग था। अब चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो जिसको भी किसी फाइट के ऊपर स्किप करना है तुम कर सकते हो। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब रीकैप को स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले जल्दी से प्रीलिम कार्ड को देख लेते हैं। और यहां की पहली ही फाइट बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, जिधर 2 डेज के शॉर्ट नोटिस में फेदरवेट फाइटर ईथन यूइंग फाइट को लेता है। वो इसके ऊपर से लास्ट वीक ही फाइट किया हुआ था, जहां पर वो नॉकआउट से विन किया, और वो यहां पर फाइट करता है एक काफी डेंजरस अनडिफीटेड फाइटर जिसके पीछे काफी हाइप बन रही थी, यानी कि मैल्कम वेलमेकर के साथ। और बहुत ही इंप्रेसिव वे से वो मैल्कम वेलमेकर को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। ईथन यूइंग का हम बोल सकते हैं पूरी फाइट में उसने बहुत ज्यादा क्रेजी स्पीड दिखाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैल्कम वेलमेकर के साथ फाइट कर रहा है, जहां पर वो मैल्कम की स्ट्रेंथ को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। उसने पूरी फाइट में पुश फॉरवर्ड किया है जब भी उसे मौका मिल रहा था, तो जिस वे से वो अपने बहुत ही स्पीड पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड कर रहा था, वो हम बोल सकते हैं मैल्कम वेलमेकर ने जरा भी एंटिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि मैल्कम वेलमेकर तो खुद का देख रहा था कि वो कहीं पर खुद के एक ह्यूज पंच को कनेक्ट करके नॉकआउट से विन कर जाए, बट ईथन यूइंग ने ऐसा होने ही नहीं दिया और अपने प्रेशर और पंच कॉम्बिनेशन से वो फाइट को विन कर जाता है। जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी तो राउंड 1 के पहले ही मिनट जब मैल्कम वेलमेकर ईथन के ऊपर वही अपना ट्रेडमार्क चेक राइट हुक थ्रो करता है, जिससे कि उसने ईथन को बहुत ज्यादा रॉक भी कर दिया था, तब मुझे लग रहा था कि ये फाइट ज्यादा टाइम नहीं चलने वाली है और वेलमेकर ईथन को नॉकआउट करने वाला है। बट असली फाइट तो ईथन यूइंग ने उसके बाद से की है, जहां पर वो हेड किक को लैंड कर रहा था, पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड कर रहा था, अपने ह्यूज राइट स्ट्रेट पंच को लैंड करके उसने मल्टीपल टाइम्स मैल्कम वेलमेकर को रॉक भी किया। और यही सब की वजह से अल्टीमेटली 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में वो फाइट को लेता है और बहुत इंप्रेसिव वे से वो मैल्कम वेलमेकर की पूरी हाइप को डिस्ट्रॉय करके फाइट को विन कर जाता है बाय डिसीजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की, और मैंने प्रेडिक्शन में बोला ही था कि काफी लोगों के यहाँ पर दिल टूटने वाले हैं, तो एग्जैक्टली वैसा होता भी है। जहां पर पहले राउंड में तुम तब भी बोल सकते थे कि क्योंकि एरिन ब्लैंचफील्ड टेकडाउन्स को शूट नहीं कर रही थी, तो ट्रेसी कॉर्टेज समवट उसे कैच करे जा रही थी, और ब्लैंचफील्ड से हम देखते हैं कि उसकी इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग है भी नहीं, वो एक जगह खड़ी रह रही थी, तो ट्रेसी कॉर्टेज वहां पर फाइट को विन कर रही थी। बट फिर राउंड 2 आता है और जैसे ही एरिन ब्लैंचफील्ड टेकडाउन्स को शूट करने लग पड़ती है, तो वहां से तुम बोल सकते हो वन साइडेड फाइट होने लग पड़ती है, और सेकंड राउंड के एंड में रियर नेकेड चोक को लॉक इन करके वो सबमिट कर देती है ट्रेसी कॉर्टेज को। तो एरिन ब्लैंचफील्ड की तरफ से ग्रेट विन, क्योंकि ट्रेसी कॉर्टेज पिछली कुछ फाइट्स को विन करके थोड़ी सी हाइप में आ गई थी, तो ऐसे फाइटर के अगेंस्ट वो विन की है, तो ये ग्रेट है। बट हाँ, यहाँ पर हम ब्लैंचफील्ड का देखते हैं कि उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत ज्यादा पुअर है, तो डेफिनेटली उसे अपनी स्ट्राइकिंग में वर्क करना चाहिए। अब इसके बाद मूविंग ऑन, तो मिडिल वेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर ग्रेगरी रॉड्रिगेज रोमन कॉपिलॉफ को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। स्टार्टिंग से एंड तक तुम बोल सकते हो ये बेसिकली एक वन साइडेड वॉर था, जहां पर 3 राउंड्स की ये फाइट थी, तो ग्रेगरी रॉड्रिगेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव था रोमन कॉपिलॉफ के ऊपर, और क्योंकि वो राउंड 2 के बाद इतना ज्यादा टायर्ड नहीं होता है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि वो फुल 3 राउंड्स रोमन कॉपिलॉफ को प्रेशर करता है। और रोमन कॉपिलॉफ एक ऐसा फाइटर है, उसे चाहिए अपना ओपोनेंट कि उसके साथ पॉइंट फाइटिंग करे, तब वो ज्यादा शाइन करता है। बट ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने ऐसा नहीं किया, वो बुलडोज करने चाहता है रोमन कॉपिलॉफ को, इसीलिए थ्रू आउट द फाइट उसने ह्यूज शॉट्स को लैंड किया है। ये बोल सकते हैं हम कि रोमन कॉपिलॉफ की चिन काफी अच्छी है, क्योंकि ग्रेगरी रॉड्रिगेज उसके ऊपर बॉम्ब्स को लैंड कर रहा था, और मे भी कोई और फाइटर होता तो वो नॉकआउट हो जाता। तो ये चीज ठीक है रोमन कॉपिलॉफ की, बट वंस अगेन जस्ट लाइक पॉलो कोस्टा की फाइट में भी हुआ था, रोमन कॉपिलॉफ की है ये प्रॉब्लम कि जब उसका ओपोनेंट उसे प्रेशर करता है या उसके साथ ब्रॉल फाइट करता है, तो इतने अच्छे से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो वंस अगेन रॉड्रिगेज से हमें एक बहुत अच्छी विन देखने को मिलती है। और यहाँ पर नोटिस करना, ग्रेगरी रॉड्रिगेज बेशक पूरी फाइट में एग्रेसिव था, बट वो इतना भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहा था जिधर वो राउंड 2 ऑनवर्ड्स ये एग्जॉस्ट होने लगे, बल्कि हल्के से अपने पंचेस को पिक करके, अपनी मूवमेंट्स को पिक करके वो तब जाकर ब्लास्ट इन करता है
और ये चीज मुझे लगता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। और अब मूविंग ऑन, तो प्रीलिम कार्ड की सबसे बड़ी फाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि फीचर्ड फाइट जो मिडलवेट डिवीजन की थी, जहां पर बो निकल फाइट में नॉकआउट से विन करता है। वो हेड किक नॉकआउट करता है रोडोल्फो वेरा को। आई थिंक सो ये बो निकल की अभी तक की बेस्ट विन है। जिधर आई टोल्ड यू गाइस, बेशक रोडोल्फो वेरा के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो काफी डेंजरस जूजित्सु फाइटर है, बट यहाँ पर डेफिनेटली बो निकल रिस्क लेने वाला है और वो ऐसा करता भी है। जहां पर जैसे ही उसे मौका मिला, वो काफी अच्छे वे से कपल ऑफ टाइम्स रोडोल्फो वेरा को ग्राउंड में लेके गया। बट मेन बात ये नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन जो हमें देखने को मिला है वो था बो निकल की स्ट्राइकिंग में। अब तुम बोल सकते हो बो निकल को बस 2 ही पंचेस थ्रो करने नहीं आते हैं, जहां पर पहले वो बस एक जैब और ओवरहैंड लेफ्ट पंच को थ्रो करता था, बट इस फाइट में हम देखते हैं कि वो लेफ्ट स्ट्रेट पंच कॉम्बिनेशंस, थोड़ा सा हुक्स भी थ्रो कर रहा होता है। और डेफिनेटली इससे पता लगता है कि बो निकल वो कर रहा है अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर। वो पहले के दोनों राउंड्स में मल्टीपल टाइम्स क्रैक करता है रोडोल्फो को। और जो सबको लग रहा था, ये चीज मैंने भी बोली थी कि फीट में रोडोल्फो वेरा ज्यादा बेटर है बो निकल से, बट समवट बो निकल उसकी स्ट्राइकिंग को पूरा ही शट कर देता है। जब भी रोडोल्फो वेरा उसकी रेंज में आ रहा था, तो बो निकल ने उसे मल्टीपल टाइम्स हर्ट किया है अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच से। और ये चीज टू बी ऑनेस्ट देखना बहुत अच्छा था। रोडोल्फो ने पूरी फाइट में इतनी ज्यादा बीटिंग ले ली थी, वो मल्टीपल टाइम्स रॉक हो गया था कि लग ही रहा था कि वो कभी भी नॉकआउट हो सकता है। और राउंड 3 में बूम, बो निकल मारता है हेड किक, क्लीन कनेक्ट होती है ये हेड किक और रोडोल्फो वेरा फ्लैट लाइन नॉकआउट, इनसेन हेड किक नॉकआउट। और बो निकल ने ये विन लेने के बाद बता दिया सबको कि ही इज एक्चुअली बैक और वो अब अपनी स्ट्राइकिंग में भी इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो ये देखकर काफी अच्छा लगा। बट एक चीज इसके बाद होती है जहां पर बो निकल ऑडियंस को फ्लिप ऑफ करने लग पड़ता है। बो निकल मुझे लगता है कि पूरी ट्राई कर रहा है कि वो एक बैड गाय बन जाए यूएफसी का, यानी कि हील टर्न हो जाए, जहां पर हर कोई उसे बू कर रहा है, बट वो फाइट्स को विन करना चाह रहा है। यहां पर भी एक्चुअली होता ही है कि थर्ड राउंड में जब थोड़ी एक्टिविटी कम हो गई होती है, तो ऑडियंस यहां पर बू करने लग पड़ती है और इसके अगले ही मिनट बो निकल हेड किक नॉकआउट कर देता है। तो इसीलिए बो निकल पिस्ड ऑफ हो जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले हर कोई उसे बू कर रहा था, अब वो नॉकआउट से विन किया है तो उसे चीयर्स मिल रही हैं। तो इसीलिए वो ऑडियंस को मिडिल फिंगर शो करता है। वो हील टर्न हो जाए, बेशक उसे लोग लाइक ना करें, बट एक बात की गारंटी रहती है बो निकल की फाइट्स में कि उसे देखने हर कोई वाला है। तो मेरी ओपिनियन में एक काफी सॉलिड प्रीलिम कार्ड, बट जो मेन हाईलाइट है इस पूरे कार्ड की वो आती है मेन कार्ड की पहली 3 फाइट से, जहां पर स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट से। और यहां पर लाइटवेट फाइटर बेनवा सांडेनी बेनील दारिश को नॉकआउट करता है सिर्फ और सिर्फ 16 सेकंड्स में। लिटरली फाइट जस्ट अभी स्टार्ट हुई थी, एक हल्का सा एक्सचेंज हुआ और ओवर होगी। अब बेनील को मैंने पिक किया था टू विन और यही प्रॉब्लम मुझे अपनी पिक को लेकर सता भी रही थी। और एग्जैक्टली वैसा होता है जहां पर बेनील दारिश की चिन इतनी वीक हो चुकी है कि बेनवा सांडेनी उसके ऊपर एक पंच लैंड करता है और वो मैट के ऊपर फेस प्लांटेड नॉकआउट हो जाता है। फाइट स्टार्ट होती है और बेनील दारिश एक बहुत ही अच्छी लेग किक को थ्रो करता है जो ऑफ बैलेंस कर देता है बीएसटी को। और मैं अभी बस वाओ ही बोलने लगा था कि अगला एक्सचेंज होता है, बीएसटी एक हल्का सा अपरकट थ्रो करता है, उसके बाद लेफ्ट हुक और बेनील दारिश नॉकआउट। अगर हम इस पंच को देखते भी हैं कि ये पंच लैंड कहां हुआ है, तो ये बीएसटी का लेफ्ट हुक चिन पे भी लैंड नहीं हुआ था, बल्कि ये बैक ऑफ द ईयर लैंड होता है और उसी से बेनील दारिश तभी पर मुझे लगा कि नॉकआउट हो गया है। बट उसके बाद बीएसटी एक फॉलो अप में शॉट मारता है और फिर ये फाइट ओवर हो जाती है। अब क्योंकि ये नॉकआउट अचानक से ही आ गया, ये फ्लैश नॉकआउट था, तो इवन बेनील दारिश को भी नहीं पता लगा कि वो नॉकआउट हो चुका है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो हल्का सा प्रोटेस्ट कर रहा होता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो डन था उधर, वो कंप्लीटली नॉकआउट हो चुका था। यही पता नहीं क्यों मुझे लगता है सबसे सैड वे होता है लूज करने का, जहां पर तुम अपना कोई स्किल सेट ही नहीं दिखा पा रहे हो और विद इन सेकंड्स तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें नॉकआउट कर दे रहा है। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे फ्लैश नॉकआउट्स को देखकर एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा मिलती है और बीएसटी यही करता है, जहां पर ये तो ठीक था बट फाइट के बाद मुझे समझ नहीं आया कि वो बेल्ट की सिंबल क्यों बना रहा है। बेचारे अरमान को इतने टाइम से टाइटल शॉट नहीं मिला, उसे एक और फाइट करने पड़ रही है और बीएसटी यहां पर बेल्ट के सिंबल बना रहा है जैसे कि उसे मिलने वाला टाइटल शॉट। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट बेनवा सांडेनी को 2 से 3 फाइट्स को विन करना है और उसी के बाद उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। बट एनीवेज बहुत अच्छी विन, वो 1 पंच नॉकआउट करता है बेनील दारिश को। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, जहां पर कार्लोस प्राटिस नॉकआउट कर देता है लियोन एडवर्ड्स को। लिटरली मैं बता रहा हूं, बेशक मैंने कार्लोस प्राटिस को पिक किया था, बट जिस वे से उसने लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट किया है, मुझे जरा भी नहीं लगा था कि वो ऐसे विन करेगा। लिटरली जो फाइटर हेडशॉट डेड से बना है, उसे ही कार्लोस प्राटिस ने हेडशॉट डेड कर दिया।
लिया। मेरे लिए ये पूरे कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट थी क्योंकि फाइट ये बहुत ज्यादा यूनिक गई है। पहले ही राउंड में हम देख लेते हैं कि लियोन एडवर्ड्स ग्रैपलर बन जाता है, जहां पर वो कार्लोस प्राटिस को ग्राउंड में लेके जाता है और तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मे बी हम यहाँ पर इयन गैरी 2.0 देखने वाले हैं। बट इसी के साथ पहले राउंड में जिस वे से कार्लोस प्राटिस फेस को बनाता है, बोल सकते हो ऑरा फॉर्म कर रहा था, जहां पर लियोन एडवर्ड्स उसकी बैक में चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर लिटिल लिटिल पंचेस को थ्रो कर रहा है और कार्लोस प्राटिस भी लाइक क्या फर्क पड़ रहा है। अब सेकंड राउंड की बात करते हैं, जहां पर कार्लोस प्राटिस और ज्यादा एग्रेसिव आने लग पड़ता है और यहां पर वो अपना हुक हो गया और जैब हो गया, उन्हें बहुत अच्छे वे से लैंड करने लग पड़ता है और फिर आती है वो नॉकआउट वाली मूवमेंट। बट उससे पहले कार्लोस प्राटिस को नोटिस करना, वो अपनी लेफ्ट साइड को हल्का सा सर्कल करता है, जहां पर वो लियोन एडवर्ड्स के सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आ गया था और उसी स्ट्रेट लाइन से वो अपने लेफ्ट पंच को लैंड करता है, जो डायरेक्टली लियोन एडवर्ड्स के चिन पे लैंड होता है और लियोन एडवर्ड्स हेडशॉट डेड। उसी टाइम लियोन की बॉडी पूरी लिम्प पड़ गई थी। वो जिस वे से गिरता भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल था, जहां पर प्राटिस की इस वाले पंच में इतना ज्यादा मोमेंटम था कि वो लियोन एडवर्ड्स के फीट को पूरा ही डिस्प्लेस कर देता है और उसकी वजह से लियोन एडवर्ड्स काफी जोर का ग्राउंड में गिरता है। फिर इंपैक्ट की वजह से उसका हेड भी पीछे स्नैप हो जाता है, वो नीचे पूरा गिर जाता है और फॉलो अप में प्राटिस एक और पंच को कनेक्ट करता है जो लियोन एडवर्ड्स को फिनिश कर देता है। प्राटिस ने जो पंच को मारा है, ये कोई ज्यादा ह्यूज पंच नहीं था, बट यहां पर प्रिसीजन बहुत ज्यादा मैटर किया, क्योंकि जैसे ही वो लियोन एडवर्ड्स के साथ स्ट्रेट लाइन पे आया तो नोटिस करना लियोन ने अपने गार्ड को पूरा ऊपर रखा था, बट फिर भी क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे आ चुका था तो इसीलिए लियोन एडवर्ड्स के गार्ड होने के बाद भी कार्लोस प्राटिस वो चिन को फाइंड कर लेता है, जहां पर आज तक लियोन एडवर्ड्स नॉकआउट नहीं हुआ था, बट प्राटिस उसे नॉकआउट कर देता है और ये मार्क करता है उसका तीसरा ऐसा फाइटर जो उससे फाइट करने से पहले नॉकआउट नहीं हुआ था, बट प्राटिस के अगेंस्ट वो हर एक फाइटर नॉकआउट हुआ। फाइटिंग नर्ड्स, बात ही नहीं हो रही है फाइटिंग नर्ड्स की, प्राटिस फाइटिंग नर्ड्स का मेंबर है, तो एज अ टीम भी फाइटिंग नर्ड्स यहां पर विन की है। अब जिस वे से कार्लोस प्राटिस ने लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट किया, जो माइंड यू आज तक नहीं हुआ था, वो एक फॉर्मर चैंपियन भी है, तो मुझे लगा शॉन ब्रेडी और माइकल मोरेलिस की जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है, उनके ऊपर जाने वाला है कार्लोस प्राटिस, यानी कि यूएफसी उसे टाइटल शॉट दे देगी। बट उसके बाद अगली फाइट होती है शॉन ब्रेडी और माइकल मोरेलिस की, और वहां पर माइकल मोरेलिस और भी बेटर वे से शॉन ब्रेडी को बीट कर देता है और जो टाइटल शॉट का प्रॉमिस हुआ था वो डेफिनेटली मान के चलो कि उसे मिलने वाला है। तो नेक्स्ट फाइट यानी कि मिडिल वेट डिवीजन की ही होती है, जहां पर माइकल मोरेलिस राउंड 1 में शॉन ब्रेडी को नॉकआउट कर देता है। टू मच साइज डिफरेंस, टू मच पावर, इन्हीं दोनों की वजह से माइकल मोरेलिस शॉन ब्रेडी को बीट कर देता है, जहां पर शॉन ब्रेडी करे तो करे क्या, माइकल मोरेलिस के पास है ही इतनी ज्यादा साइज की एडवांटेज और पावर भी इतनी ज्यादा थी कि अगर शॉन ब्रेडी माइकल मोरेलिस से दूर रह रहा था तो मोरेलिस के पास जो 7 इंच की रीच एडवांटेज है उसकी वजह से वो जैब को खा रहा था, और जब डिस्टेंस क्लोज कर रहा था तो बेशक वो पंचेस को ब्लॉक क्यों ना कर ले, माइकल मोरेलिस के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि फिर भी शॉन ब्रेडी बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। पूरे ही राउंड शॉन ब्रेडी बस रॉक ही होता गया, जहां पर माइकल मोरेलिस के स्टांस को हम देख सकते थे, वो बहुत ही ज्यादा लो स्टांस को लेके आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे पता था कि शॉन ब्रेडी उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट करने वाला है। बट यहां पर नॉट ओनली माइकल मोरेलिस टेक डाउन्स को डिफेंड करता है, बल्कि हर बार ह्यूज शॉट्स को कनेक्ट करके वो शॉन ब्रेडी को पनिश भी करता है। पूरी ट्राई कर रहा था शॉन ब्रेडी कि वो जितनी मूवमेंट को दिखा सके, वो जितना सर्कल कर सके वो उतना करे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स वो लेके आए मोरेलिस के सामने, जिससे कि मोरेलिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बट माइकल मोरेलिस पूरा काम रहता है, वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में आने देता है शॉन ब्रेडी को, और बस एक बार की कसर थी जहां पर माइकल मोरेलिस ओवर द टॉप राइट पंच को कनेक्ट करता है, फिर हल्के से 2 पंचेस और कनेक्ट करने के बाद जो वो राइट अपरकट को कनेक्ट करता है, जिससे कि शॉन ब्रेडी बैडली हर्ट हो गया था। तो वहां से तुम बोल सकते हो माइकल मोरेलिस पूरा हंट मोड में चले जाता है, वो जितना पहले काम रह रहा था वो सारा गायब, वो एकदम सुपर एग्रेसिव हो जाता है, वो ह्यूज पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है, और इसी की वजह से हम देख सकते थे कि शॉन ब्रेडी को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिला। थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद वो हर बार टैग हुए जा रहा था, और एंड में अगर हम नॉकआउट सीक्वेंस को भी देखें तो वही अपनी रीच के एडवांटेज लेते हुए, माइंड यू दोनों में गैप बहुत ज्यादा था, बट क्योंकि माइकल मोरेलिस के पास बहुत ज्यादा रीच है तो वो फुली अपने राइट पंच को एक्सटेंड करके स्विंग करता है, जो शॉन ब्रेडी के फेस पे पूरा कनेक्ट हुआ। वहीं से शॉन ब्रेडी फिर से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, और उसके बाद माइकल मोरेलिस एक बहुत बड़े अपरकट को लैंड करता है, जिससे कि शॉन ब्रेडी ग्राउंड में गिर जाता है, और उसके बाद कपल ऑफ हैमर फिस्ट, एंड ये फाइट ओवर हो जाती है। फाइट में हमने क्लियर फैक्टर देखा है साइज और पावर का, जहां पर एक दो बार जब शॉन ब्रेडी क्लोज भी आया था माइकल मोरेलिस के, तो वो कुछ भी कर ही नहीं पाया, क्योंकि पावर ही बहुत ज्यादा थी माइकल मोरेलिस के पास, और फिर आउटसाइड ऑफ द रेंज में भी रहकर, जो शॉन ब्रेडी के लिए तो एक काफी अच्छी रेंज है, बट फिर भी उस पोजीशन में भी माइकल मोरेलिस अपने ह्यूज पंचेस को कनेक्ट कर दे रहा था।
इवन अगर हम माइकल मोरालेस के स्टांस को भी देखते तो जैसे मैंने कहा उसने लो स्टांस को रखा हुआ था, बट इसके साथ उसके हैंड्स को भी देखो, माइकल मोरालेस ने जरा भी गार्ड नहीं रखा था, बल्कि दोनों उसके हैंड्स उसके बॉडी पर थे, और वो इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे शॉन ब्रेडी के पंचेस से कोई भी थ्रेट नहीं है। और इसी के साथ अगर शॉन ब्रेडी उसके ऊपर टेकडाउन को शूट भी करता है तो वो बहुत जल्दी अपने हैंड से उस टेकडाउन को स्टफ कर लेगा। तो कार्लोस प्राटिस की तो इंप्रेसिव विन थी ही, बट यहाँ पर जिस फाइटर ने लियोन एडवर्ड्स को बीट किया था उसी फाइटर को माइकल मोरालेस बीट कर देता है, वो भी पहले राउंड में बाय नॉकआउट। तो दोनों में से मेरे लिए तो क्लियर है कि किसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स वो रहना चाहिए माइकल मोरालेस। तो देखते हैं कि क्या उसकी नेक्स्ट फाइट वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ होती है या फिर इस्लाम की कोई सुपर फाइट हो जाती है और माइकल मोरालेस को थोड़ी सी वेट करनी पड़ती है। अब यहां तक तुम बोल सकते हो बहुत ही क्रेजी फाइट्स गई हैं, बट फिर उसके बाद को मेन और मेन इवेंट है जहां पर ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि बोरिंग फाइट्स थी, बट हाँ ये इतनी एंटरटेनिंग नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं को मेन इवेंट से, जहां पर एंड स्टिल फ्लाईवेट चैंपियन वेलेंटीना शेवचेंको जोंग वेली को फुल 5 राउंड्स डोमिनेट करके बीट कर देती है। बैक टू बैक तुम बोल सकते हो हमने सिमिलर फाइट्स को देखा है, जो को मेन इवेंट में हुआ है वही मेन इवेंट में हुआ है, बस दोनों में फर्क इतना था कि यहाँ पर वेलेंटीना जो फ्लाईवेट की ही चैंपियन थी वो अपनी बेल्ट को रिटेन करती है और मेन इवेंट में एंड न्यू इस्लाम महाचे बन जाता है चैंपियन। तो वेलेंटीना और जोंग वेली की बात करें तो जैसे मुझे प्रिडिक्शन देते हुए भी लग रहा था एग्जैक्टली वैसे जाती है फाइट, जहां पर लाइटर मैन स्किल तो हम बोलते हैं, बट क्योंकि ये एक WMA में तो यहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं कि जो फाइटर ज्यादा अग्रेसिव या फिर ज्यादा साइज को पैक करता है वो कभी कभार इन्हीं दो की वजह से विन कर जाता है। तो वेलेंटीना ने यहाँ पर अपनी साइज की बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ली है, जहां पर वो जोंग वेली के पास जितनी भी स्पीड ले आओ उसे पूरा ही काउंटर कर देती है अपनी रेसलिंग से। अब रेसलिंग में भी अगर हम देखें तो ये कोई टेक्निकल टेकडाउन्स नहीं थे, बल्कि हर एक राउंड में हम देख सकते थे कि जैसे ही दोनों फाइटर्स क्लैश कर रहे हैं एकदम से वेलेंटीना जोंग वेली को हक कर रही है और वहीं से अपनी साइज के एडवांटेज और मोमेंटम को यूज करते हुए वो जोंग वेली को ग्राउंड में लेके चले जा रही थी। अब जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में टच हुई थी जोंग वेली के पास कोई भी आंसर नहीं था, वो वापस खड़े नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पर तुम बोल सकते हो वेलेंटीना ने अपने साइज को बहुत अच्छे से इंपोज किया। इसी के चलते ऑलमोस्ट हर एक राउंड आइडेंटिकल गया है और एंड में वेलेंटीना 5-0 हर एक राउंड को विन करके यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाती है एंड स्टिल फ्लाईवेट चैंपियन। अब ये तो मैंने फाइट की मेजर चीज बताई है जो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट थी, बट अब अगर हम स्ट्राइकिंग की भी बात करें तो यहाँ पर नोटिस करना वेलेंटीना ने स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जरा भी रिस्क लिया ही नहीं, जहां पर एक साइड जोंग वेली थी जो बहुत ज्यादा मूव कर रही थी, वो कभी कभार फेंट्स करने की ट्राई कर रही थी ताकि वो कोई तो रिएक्शन निकाले वेलेंटीना से, बट दूसरी साइड वेलेंटीना बस एक जगह हॉप ही करे जा रही थी और पूरा टाइम उसने बस यही देखा कि जैसे ही जोंग वेली डिस्टेंस को क्लोज करेगी उसका बस एक ही गोल है और वो है जोंग वेली को काउंटर करना। एग्जैक्टली वो ऐसा करती भी है, जहां पर जोंग वेली ने जब भी डिस्टेंस को क्लोज किया तो हमेशा वेलेंटीना उसके ऊपर ह्यूज नीज को लैंड कर रही थी या फिर बॉडी किक्स को लैंड कर रही थी, जिससे कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में हम देखते भी हैं कि मल्टीपल टाइम्स थोड़ी सी जोंग वेली हर्ट भी होगी थी। इसके बाद जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही तो वेलेंटीना के पास और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता रहा, तो फिर हम नॉट ओनली वेलेंटीना की नीज और बॉडी किक्स को देखते हैं बट ऑल्सो पंचेस से भी वो जिस वजह से जोंग वेली को काउंटर कर रही थी, अपने जैब से काउंटर कर रही थी, वो भी सब हमें फिर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल वन साइडेड डोमिनेशन कुछ भी नहीं कर पाई जोंग वेली। हमने क्लियर देखा कि दोनों की फाइट में साइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी यहाँ पर, और उसी की एडवांटेज लेते हुए वेलेंटीना शेवचेंको जोंग वेली को बीट कर देती है। आर्ग्यूबली अब वो मेरी ओपिनियन में विमेंस MMA की सेकंड गोट बन चुकी है, बट वो स्टिल और ज्यादा फाइट कर रही है। वो मे बी सुपर फाइट को भी विजन कर रही है केला हैरिसन के अगेंस्ट। तो देखते हैं फ्यूचर में वेलेंटीना क्या करती है। तो सुपर फाइट थी बट इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं, फिर भी ग्रेट विन बाय वेलेंटीना। उसने पूरा ही जोंग वेली को शट डाउन कर दिया। अब इसके बाद मेन इवेंट पे चलते हैं, और टू बी ऑनेस्ट जो मैंने को मेन इवेंट में बोला है एग्जैक्टली सेम वो मेन इवेंट में भी हुआ है। बट एनीवेज फाइट की बात करते हैं, जो द न्यू वेल्टरवेट चैंपियन और इसी के साथ डबल चैंपियन इस्लाम महाचेव बन चुका है। इस्लाम महाचेव फुल 5 राउंड्स JDM को डोमिनेट करता है, उसे 5-0 हर एक राउंड में बीट करता है और एंड में फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। मेरी ओपिनियन में इस्लाम महाचेव की ये काफी पावरफुल विन है, क्योंकि वो नॉट ओनली एक डिवीजन ऊपर जाके चैंपियन बने, बट इसी के साथ जिस फाइटर का बोला जा रहा था कि उसकी ग्राउंड गेम काफी अच्छी है, वो हमेशा वापस खड़ा होता है। तो ऐसे फाइटर को इस्लाम महाचेव ने पूरा ही शट डाउन कर दिया। पूरी फाइट में एक इंस्टेंट तुम बोल सकते हो जहां पर हल्के से पंच एक्सचेंज हुए थे, बट उसके अलावा ये पूरी फाइट वन साइडेड रहती है, जहां पर इधर तो इस्लाम महाचेव को मल्टीपल टेकडाउन्स भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हर एक राउंड में बस एक ही बारी टेकडाउन कर रहा था JDM को और पूरी फाइट ग्राउंड में ही रह रही थी। हम बोल सकते हैं क्रेग जोन्स एक और बार फेल हो गया है, जहां पर वो दागिस्तानी रेसलिंग को फिगर आउट नहीं कर पाया अपने
अपने फाइटर से। और यहाँ पर मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि पूरे जेडीएम के ट्रेनिंग कैंप में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी कि वो इस्लाम महाचेव की जो सबमिशंस हैं उनसे बच जाए। बट जब नॉर्मल रेसलिंग टेक डाउन डिफेंस की बात आती है तो वहां पर मुझे लगता है कि जेडीएम ने बहुत ज्यादा लैक किया है। एग्जैक्टली हम फाइट में ये देख भी सकते थे जहां पर जब भी इस्लाम महाचेव जेडीएम के ऊपर कोई भी चोक लगाने की ट्राई कर रहा था तो पूरा ही जेडीएम अवेयर था, उसे पता था कि कैसे डिफेंड करना है, तो इसीलिए इस्लाम महाचेव उसके ऊपर कोई सबमिशन को नहीं लगा पाया। बट जब नॉर्मल गेम की बात आती है जहां पर टेक डाउन्स को डिफेंड करना और ग्राउंड में जाने के बाद वापस खड़ा होना, तो वहां पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जेडीएम के पास कोई आंसर ही नहीं है। फिर से मैं फाइट को देख के आया हूं और ये क्लियर कट था, बहुत ही इजीली इस्लाम महाचेव जेडीएम को ग्राउंड में लेके जा रहा था। जेडीएम पता नहीं क्यों मुझे फाइट में बहुत ज्यादा स्लो लगा और सच में जो इस्लाम महाचेव उसके ऊपर सिंगल लेग या फिर डबल लेग टेक डाउन्स को शूट कर रहा था वो कोई ऐसा भी नहीं था कि उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, बल्कि काफी इजीली तुम बोल सकते हो लाइट वेट डिवीजन में जो लो लेवल में इस्लाम महाचेव इजीली टेक डाउन कर लेता था। सच में मुझे लगा कि जेडीएम के अगेंस्ट भी सेम हो रहा है। बिल्कुल आराम से इस्लाम महाचेव सिंगल लेग को पकड़ रहा है और फिर इजीली ग्राउंड में लेके चले जा रहे हैं और वहां से तो जैसे ही फाइट ग्राउंड में टच हुई समझ लो कि जेडीएम अब ग्राउंड में रहने वाला है। हर एक राउंड वंस अगेन हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिमिलर किया है, जहां पर इजीली और परफेक्ट टाइमिंग से इस्लाम महाचेव जेडीएम के ऊपर टेक डाउन्स को शूट कर रहा था, उसे ग्राउंड में लेके जा रहा था और वहीं पर ये पूरी फाइट रह रही थी। बट इसी के साथ जो हल्की सी स्टैंड अप में फाइट हुई है उसको अगर हम देखें तो शायद से राउंड 3 में एक मूवमेंट आती है जहां पर जेडीएम इस्लाम के ऊपर गुड पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड करता है, बट फिर भी जेडीएम से तुम बोल सकते हो वही एक मेजर मूवमेंट थी। उसके अलावा तो मुझे कुछ याद भी नहीं है कि जेडीएम ने कुछ सिग्निफिकेंट भी किया हो। बट ऑन द अदर हैंड अब यहां पर आता है वो रेसलिंग थ्रेट, क्योंकि जेडीएम को पता था कि इस्लाम उसके ऊपर कभी भी टेक डाउन को शूट कर सकता है, तो पूरा ही फोकस उसका इसी में था और इसी की वजह से इस्लाम महाचेव को स्ट्राइकिंग में भी सक्सेस मिली है, जहां पर वो लो लेग किक्स को स्पैम कर रहा होता है और जब भी जेडीएम साउथ पास स्टांस पे आ रहा था तो उसकी काफ इतनी ज्यादा चॉप कर दी थी इस्लाम ने कि पूरी काफ उसकी स्वेल कर गई है, वो ना तो इसके ऊपर ज्यादा अपना बॉडी वेट डाल पा रहा है और इसी की वजह से फिर हम देखते हैं कि वो हाफ हार्टेडली जो किक्स को थ्रो कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा स्लो लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जेडीएम थक चुका है, बट उसका रीजन टायर्डनेस नहीं थी, बल्कि उसका रीजन था कि जो इस्लाम महाचेव ने उसकी काफ को इतना बीट किया है। मुझे लगता है कि इस्लाम महाचेव की जो ग्रिप है ना वही उसका मेजर फैक्टर रहता है, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में होल्ड कर लेता है। फाइट से पहले मैंने कोई वीडियो को भी देखा था जहां पर इस्लाम ने वो कोई ग्रिप टेस्ट किया था और उसका स्कोर टॉम एस्पिनल या फिर एलेक्स परेरा से भी ऊपर आया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि इस्लाम महाचेव की ग्रिप करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट लेवल है। और इधर भी हम देख सकते थे कि हल्की सी जब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी जेडीएम को कि वो वापस खड़ा हो तो एकदम से अपने आर्म्स को लॉक करके या फिर जेडीएम के आर्म्स को पकड़ के इस्लाम उसे फिर से ग्राउंड में फ्लैट कर दे रहा था। तो एक और बार वन साइडेड डोमिनेशन हम देखते हैं और सच में लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सुपर फाइट है। आई मीन फाइट से पहले हर कोई इतना ज्यादा नर्वस था, बट राउंड 1 फिर राउंड 2 फिर राउंड 3 उसके बाद तो तुम बोल सकते हो हर किसी ने उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि जेडीएम फाइट में कुछ कर भी पाएगा। अब फाइट से पहले सबको लग रहा था, ये मैंने भी बोला था कि जेडीएम लेटर राउंड्स में फाइट को विन कर सकता है, बट वहां पर भी मेन बात यही थी कि जेडीएम को थोड़े से टेकडाउन्स को डिफेंड करना होगा, इस्लाम महाचेव को हार्ड वर्क करवाना होगा उसे ग्राउंड में लेके जाने के लिए। बट फाइट में इस्लाम को बहुत इजीली टेकडाउन्स मिल गए और उसके ऊपर से जेडीएम की तरफ से जीरो रेजिस्टेंस था। इस्लाम ने ज्यादा एनर्जी को टेकडाउन्स में लगाया भी नहीं, उसे बहुत इजीली टेकडाउन्स मिल गए और उन टेकडाउन्स के बाद वो इजीली अपने पूरे वेट को डाल रहा था जेडीएम के ऊपर। तो इसीलिए हम देखते हैं फुल 5 राउंड्स इस्लाम महाचेव को जीरो ट्रबल आती है अपने कार्डियो में और साइज भी उसका परफेक्ट लग रहा था 170 में। मुझे तो उसका जेडीएम से भी बड़ा साइज लगा एंड ओवरऑल एक डोमिनेटिंग विन ले जाता है इस्लाम महाचेव, जहां पर वो बन चुका है न्यू वेल्टरवेट और एक न्यू डबल चैंपियन। तो जितना हम सबको लग रहा था कि इस्लाम के लिए मुश्किल हो सकता है डबल चैंपियन बनना, साइज का थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब इस्लाम महाचेव ने कॉल आउट किया है व्हाइट हाउस में फाइट करने के लिए। तो देखते हैं क्या उसकी फाइट होती है इली टुपुरे के साथ या फिर उसकी फाइट होती है माइकल मोरालिस के साथ। सो दैट्स इट गाइस, ये था रिकैप पूरे कार्ड का। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी कौन सी फेवरेट फाइट्स थी देखना, और इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।